दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है रेंट लॉ से रिलेटेड। ऑल्दो इस वीडियो में जो जो मैं जजमेंट डिस्कस करूंगा वो पंजाब के रेंट लॉ से रिलेटेड है। बट उसी तरह के इशू अगर आपको किसी और स्टेट में रेंट लॉ से रिलेटेड कुछ फेस कर रहे हैं, आप कोई लिटिगेशन फेस कर रहे हैं, बीइंग अ लैंडलॉर्ड, बीइंग अ टेनेंट, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर पर्सनल नेसेसिटी, अगर कोई लैंडलॉर्ड पर्सनल नेसेसिटी के ग्राउंड पर एविक्शन पिटीशन फाइल करता है अपने टेनेंट के अगेंस्ट, तो क्या है ये ग्राउंड और कैसे कितनी इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है आज के प्रेजेंट लॉ के हिसाब से, उसके बारे में हम यहाँ पर इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो जजमेंट है ये है AR वेंचर्स एंड अनदर वर्सेस रूप स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ये जजमेंट है 2021 अगस्त की। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और आपको नेट पर बहुत इजीली अवेलेबल भी होगी ये जजमेंट, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। बेसिक फैक्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट था इस पिटीशन में वो लैंडलॉर्ड था। उसकी दो प्रॉपर्टीज थी डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में। पिटिशनर जो है यहाँ पर वो एक टेनेंट था। उसने टॉप फ्लोर और फोर्थ फ्लोर उस प्रॉपर्टी का प्रेमिसेस का लैंडलॉर्ड से किराए पे लिया और एक रिटन एग्रीमेंट बनाया। वहां पर सेपरेट एग्रीमेंट्स बनाए होंगे उसने, टॉप फ्लोर के लिए अलग और फोर्थ फ्लोर के लिए अलग। 2016 में रिटन एग्रीमेंट बनाए, बट ये एग्रीमेंट जो थे वो रजिस्टर्ड नहीं थे, ये आगे हम देखेंगे। ये बेसिक फैक्ट्स हैं। जो टॉप फ्लोर का रेंट था वो 1 लाख रुपए महीना था और 5% उसमें पर एनम का इंक्रीमेंट रखा गया था। फोर्थ फ्लोर का जो रेंट था वो 4 लाख रुपए पर महीना था और इसी तरह से 5% उसमें भी पर एनम का इंक्रीमेंट था। और 9 साल के लिए ये जो टेनेंसी जो थी वहां पर रखी गई थी कि 9 साल तक वो रेंट एग्रीमेंट उन्होंने बनाया था लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशन के लिए। अब एलिगेशन क्या लगाए, अब जो पिटीशन थी बहुत डिटेल में मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि क्या एलिगेशन से, बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ। जो पिटिशनर था, जो टेनेंट था, उसने 5 महीने तक तो कहते हैं कि रेंट वगैरह दिया, उसमें भी कुछ ना कुछ वो डिफॉल्ट करता रहा टॉप फ्लोर के लिए। उसके बाद उसने पैसा या रेंट कह ले नहीं दिया। इसी तरह फोर्थ फ्लोर के लिए भी उसकी यही पोजीशन थी कि कुछ टाइम के लिए कुछ महीने इनिशियली पेमेंट दी, रेंट दिया, उसके बाद नहीं दिया। जो लैंडलॉर्ड था उसने काफी उसको वर्बली रिक्वेस्ट की कि आप इसका पेमेंट वगैरह क्लियर करो, बट उन्होंने नहीं किया। इवन के जो रेंट वगैरह थे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस थे, GST वगैरह और भी कोई टैक्सेस थे, वो भी टेनेंट ने नहीं दिया। कुछ पेमेंट्स रिक्वेस्ट करने के बाद वो दी, बट फिर से जो डिफॉल्ट था वो कंटिन्यू रहा। अब लैंडलॉर्ड जो था उसको अब GST भी पे करना पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी पे करने पड़े, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उसी की थी। अगर वो नहीं करेगा तो और ज्यादा गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्शन लेंगी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो लैंडलॉर्ड वाज फोर्स्ड टू पे द GST एंड अदर चार्जेस। तो रेमेडी जो थी लैंडलॉर्ड के पास, उसने क्या किया, पंजाब रेंट एक्ट 1995 में वहां पर अपना एक पिटीशन फाइल कर दी, 2 सेपरेट पिटीशंस फाइल कर दी फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, के पोजेशन मिले मुझे टेनेंट से, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, एज वेल एज क्लेमिंग हिज पर्सनल रिक्वायरमेंट सो एज टू एक्सपेंड हिज बिजनेस। उसने बोला कि एक तो ये पैसा नहीं दे रहा, रेंट नहीं दे रहा टाइम पे, इसके एक तो ग्राउंड ये हो गई, और एक उसकी पर्सनल नेसेसिटी भी थी, पर्सनल रिक्वायरमेंट भी थी, ठीक है, कि मुझे अपना बिजनेस वगैरह एक्सपेंड करना है। तो इसके बेस पे भी उसने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी जो है मुझे वापस दिलाई जाए। तो लिटिगेशन पहले वहाँ नीचे अथॉरिटी के पास गई, रेंट अथॉरिटी जो है, फिर उसके बाद एपिलेट अथॉरिटी के पास आई। तो फाइनली हाई कोर्ट के पास जब मुद्दे पहुंचे तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस जो थे हाई कोर्ट के पास डिसाइड करने के लिए, उन क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। 5-6 क्वेश्चंस थे। पहले 3-4 क्वेश्चन तो इसी बेस पे थे। वहां पर टेनेंट जो है वो बोलता है कि एज पर सेक्शन 20 सब सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, पंजाब रेंट एक्ट है 95 का, उसका सेक्शन 20 है, सब सेक्शन 2 है, वो कहता है कि पहले अगर लैंडलॉर्ड को कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्राउंड है, वो खाली करवाना चाहता है नॉन पेमेंट ऑफ रेंट की या कुछ भी, तो पहले वो नोटिस सर्व करेगा टेनेंट को। नोटिस सर्व होने के बाद ही पिटीशन फाइल की जा सकती है, और अगर ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया है तो पिटीशन जो है, एविक्शन पिटीशन जो है, मेंटेनेबल नहीं है, और ना ही वो कोई भी अपनी पोजेशन मांग सकता है या कोई एरियर्स वगैरह मांग सकता है। मेन तो 3 क्वेश्चन पहले तो ये थे कि नोटिस मैंडेटरी है या नहीं है एज पर सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। फिर ये था कि जो रेंट एग्रीमेंट था, जिसे हम लीज एग्रीमेंट भी बोल देते हैं, वो एक्ट के अकॉर्डिंग क्या उसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, क्योंकि अगर जो रेंट एग्रीमेंट है उसको रजिस्टर करवाएं तो उसकी काफी हैवी फीस जो है गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो बहुत बार लोग जो है उसको रजिस्टर नहीं करवाते। तो ये क्वेश्चन आया हाईकोर्ट के सामने कि क्या रेंट एग्रीमेंट जो है वो मैंडेटरी है रजिस्टर करवाना, और अगर नहीं करवाते हैं उसको, अगर रजिस्टर नहीं होता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा रेंट एग्रीमेंट का पंजाब रेंट एक्ट के अकॉर्डिंग।
अगर वो सिंपल ही आपका नोटराइज्ड है या कुछ भी नहीं करवाया आपने, सिंपल लैंडलॉर्ड और टेनेंट के साइन करवाए, विटनेसेस के साइन करवाए और वो अपने पास डॉक्यूमेंट रख लिया विदाउट एनी फर्दर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि कोर्ट क्या फ्रेम कर सकता है पर्सनल नेसेसिटी पे, पर्सनल रिक्वायरमेंट पे, क्या लैंडलॉर्ड की पर्सनल रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर क्या कोई फ्रेम किया जा सकता है क्वेश्चन या नहीं कर सकता। तो अगर हम देखें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, देखिए पहले जो 3 क्वेश्चन थे, मैं फिर से क्वेश्चन देखते हैं, वो मेनली पहले 3 क्वेश्चन जो थे वो उसी के ऊपर थे कि सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 में एक्ट के एक नोटिस की बात की गई है, क्या वो नोटिस मैंडेटरी है, अगर वो नहीं दिया गया है नोटिस तो क्या उसी के बेस पे एविक्शन पिटीशन डिसमिस हो सकती है। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया आफ्टर डिस्कसिंग डिटेल में जो प्रोविजन थे, उन्होंने बोला कि नो एप्लीकेशन एट द इंस्टेंस ऑफ अ टेनेंट फॉर रिजेक्शन ऑफ एन एविक्शन पिटीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन सर्विस ऑफ नोटिस स्पेसिफाइड इन द 7th शेड्यूल इज मेंटेनेबल। कि अगर लैंडलॉर्ड कोई पिटीशन फाइल करता है एविक्शन की और टेनेंट बोलता है आके कि देखो जी इन्होंने तो मुझे नोटिस ही नहीं दिया, तो वो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। हाईकोर्ट ने बोल दिया कि अगर नोटिस सर्विस नहीं भी होता है, नोटिस नहीं भी दिया जाता है, तो भी हम ये नहीं बोल सकते कि इविक्शन की पिटीशन जो है वो गलत है, वो नॉन मेंटेनेबल है। कोर्ट क्या बोलता है कि इवन जो हमारी रेंट एक्ट के अंडर जो पिटीशन फाइल की गई है वो भी एक नोटिस ही है। बाय फाइलिंग द एविक्शन पिटीशन द लैंडलॉर्ड एक्सप्रेसेस हिज इंटेंशन टू एविक्ट द टेनेंट बाय ऑल मींस ऑन द ग्राउंड मेंशन्ड देयरइन। तो वो जो पिटीशन है वो भी एक तरह से नोटिस ही है। अगर पिटीशन पेंडिंग है रेंट अथॉरिटी के पास, मान लो लैंडलॉर्ड जाता है कि इसने मुझे पेमेंट नहीं दी और वो पिटीशन 2-3 महीने 4 महीने पेंडिंग है और फिर भी टेनेंट जो है ड्यूरिंग दैट पेंडेंसी ऑल्सो वो रेंट नहीं दे रहा है, तो वो भी एक नोटिस ही है। तो कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी 1979 की, उसमें भी ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, इवन इफ द प्रिस्क्राइब्ड नोटिस इज नॉट गिवन बाय द लैंडलॉर्ड दैट वुड नॉट इन ऑल सिचुएशन डिफीट हिज पिटीशन। तो पिटीशन को ऐसा नहीं बोल सकते कि एविक्शन पिटीशन जो फाइल की गई है नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, अगर टेनेंट फिर भी रेंट नहीं दे रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, तो वो नोटिस ही माना जाएगा और ऐसी कोई भी एप्लीकेशन नोटिस जो है कंपलसरी नहीं है। तो ये कोर्ट ने साफ तौर पे इस एआर वेंचर की जजमेंट में हेल्ड किया। तो क्या बोला, इट इटसेल्फ इज नॉट अ ग्राउंड टू डिफीट द एविक्शन पिटीशन। तो नॉन सर्विस ऑफ नोटिस इज नॉट अ ग्राउंड टू डिफीट द एविक्शन पिटीशन। तो ये पहले 3 क्वेश्चन तो हाई कोर्ट ने इस वे में इशू डिस्कस किए। इसके बाद रिटर्न एग्रीमेंट की बात करें तो, कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, सपोज सेक्शन 4 जो है एक्ट का सब सेक्शन 1 बात करें तो वहां पर बोला गया है कि टेनेंट के ऊपर भी ड्यूटी है और लैंडलॉर्ड के ऊपर भी, कि अगर कोई भी ऐसी लीज होती है तो वो रिटर्न एग्रीमेंट होगा। बट अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो लैंडलॉर्ड जो है वो स्टैट्यूटरी लैंडलॉर्ड नहीं कहलाएगा और टेनेंट जो है वो स्टैट्यूटरी टेनेंट नहीं कहलाएगा। मींस एक्ट के अंदर वो कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि एक्ट का बेनिफिट तभी मिल सकता है किसी भी पार्टी को अगर रिटर्न एग्रीमेंट है। तो ऐसा जो पर्सन होगा, मान लो बिना किसी रिटर्न एग्रीमेंट के कोई पर्सन जो है किसी को अपना टेनेंट रख लेता है और बोलता है वर्बली कि आप मुझे कुछ ना कुछ ऐसा किराया देते रहो, तो वो जो पर्सन होगा जो जो टेनेंट है, ठीक है, वो एक ट्रेस पासर ही कहलाएगा। ट्रेस पासर मतलब जो बिना परमिशन के प्रॉपर्टी में घुसा हुआ है। लैंडलॉर्ड के पास सारी प्रोटेक्शन है अपने डिफेंस में, वो किसी भी वक्त उसको निकाल सकता है। कोई रेंट एक्ट में जाने का, रेंट एक्ट की कोई भी प्रोटेक्शन जो है टेनेंट को नहीं मिलेगी। तो रिटर्न एग्रीमेंट के बिना वो स्टैट्यूटरी लैंडलॉर्ड और स्टैट्यूटरी टेनेंट नहीं कहलाएगा। लैंडलॉर्ड के पास पूरी पावर है, पूरी ज्यूरिसडिक्शन है, किसी भी वक्त उस टेनेंट को वो निकाल सकता है। शेल बी फुल्ली एंटाइटल्ड टू आस्क सच पर्सन टू वेकेट द प्रॉपर्टी। और अगर वो वेकेट नहीं करता है तो उस पर्सन को वो बिना कोई लीगल प्रोसेस के फॉलो किए भी उसको वहां से बाहर फेंक सकता है थ्रू आउट। ठीक है, उसको बाहर निकाल के फेंक सकता है। वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा टेनेंट हूं, मेरा रेंट एक्ट के अंदर कुछ प्रोटेक्शन मिली है, वो भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तभी ये रेंट एक्ट उसके ऊपर लागू होगा, अदरवाइज वो स्टैट्यूटरी लैंडलॉर्ड स्टैट्यूटरी टेनेंट नहीं कहलाएंगे। तो ये रिटर्न एग्रीमेंट की बात हाईकोर्ट ने डिस्कस की थी। अब बात होती है कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट तो है बट वो रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रेंट एग्रीमेंट। अगर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं है, वो जो कई हजारों की फीस, लाखों में फीस पहुंच जाती है, अगर वो नहीं दी है गवर्नमेंट को, तो क्या इफेक्ट है। तो भी हाईकोर्ट बोलता है कि रजिस्ट्रेशन अगर तो पार्टीज ने करवा ली है
तो वो प्रिजम्पशन आ जाएगी कि जो वो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा अटेस्ट हो जाता है, फीस भरी जाती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास उसका रिकॉर्ड है कि वो डॉक्यूमेंट सही है। अगर वो नहीं भी है रजिस्टर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी पार्टी अगर तो दोनों पार्टी से उसको एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ हमारा ऐसा रेंट एग्रीमेंट हुआ है, फिर तो वो प्रूव हो ही जाता है। अगर एक पार्टी डिनाई भी करती है तो दूसरी पार्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जैसे भी वो प्रूव करता है कोई डॉक्यूमेंट, अगर वो प्रूव कर सकता है तो भी उसकी मान्यता रहेगी। मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं हुई अगर डॉक्यूमेंट की तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो झूठा डॉक्यूमेंट है, वो उसको प्रूव किया जा सकता है। तो नॉन रजिस्ट्रेशन का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अगर नहीं भी हुआ तो भी रिटर्न एग्रीमेंट है, सिग्नेचर्स हैं पार्टी के, वैलिड है, तो वो इफेक्ट रहेगा उसका। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो हमारी मेन चीज है यहाँ पर, पर्सनल रिक्वायरमेंट। अब पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? लैंडलॉर्ड बोलता है कि मुझे अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ये जगह चाहिए, आप इसको खाली करो। या मेरे किसी फैमिली मेंबर ने यहाँ पर अपना बिजनेस, कोई ऑफिस बनाना है, कोई शॉप खोलनी है, तो आप इसको खाली करो। या मुझे रहने के लिए चाहिए, मेरी फैमिली एक्सपेंड हो रही है, या कोई मेरा और फैमिली मेंबर यहाँ रहना चाहता है, तो प्रॉपर्टी मेरी एविक्ट की जाए, तो वो एक पर्सनल रिक्वायरमेंट बोली जाती है। तो पर्सनल रिक्वायरमेंट अगर कहीं पर आ जाती है तो वहां पर कोर्ट ने इस जजमेंट में बहुत क्लियरली बोला है कि लैंडलॉर्ड जो है प्रॉपर्टी खरीदता है अपनी एंजॉयमेंट के लिए, अपनी इनकम से। वो किसी और टेनेंट की या किसी भी ऐसे पर्सन की जो इनजेन्युइन टेनेंट है, जो पैसा नहीं देना चाहता, उसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती। तो जब भी कोर्ट के सामने कोई ऐसी पिटीशन आती है जिसमें पर्सनल रिक्वायरमेंट की एक ग्राउंड है, तो कोर्ट को बिना कुछ और फर्दर सोचे कि कैसे इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट बोनाफिडे है या मेलाफिडे है, कहता कोर्ट ऐसे इस किसी भी इशू में नहीं जाएगा। कोई भी जो इशू है वो फ्रेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर लैंडलॉर्ड बोल रहा है कि मेरे को ये प्रॉपर्टी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए या अपने पर्सनल फैमिली मेंबर के लिए चाहिए, तो कोर्ट उसमें फर्दर कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं करेगा। स्ट्रेट अवे उसकी जो नेसेसिटी है उसको बोनाफिडे मानेगा और उसके बेस पे टेनेंट को बोल सकता है कि आप ये प्रॉपर्टी एविक्ट करो। मतलब पर्सनल नेसेसिटी को बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया है कोर्ट ने। मीन्स अगर लैंडलॉर्ड बोलता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने इसको टेनेंट को दी थी और अब मेरे को खाली करवानी है, तो कोर्ट को और फर्दर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पर्सनल नेसेसिटी के ग्राउंड पे प्रॉपर्टी आपकी बहुत जल्दी खाली हो सकती है। तो इसमें साफ तौर पे बोला, नो कोर्ट कैन डिफीट द एविक्शन पिटीशन ऑफ अ लैंडलॉर्ड ऑन द ग्राउंड दैट हिज रिक्वायरमेंट इज नॉट बोनाफिडे। कोर्ट इस चीज को चेक ही नहीं करेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट बोनाफिडे है, क्या टेनेंट झूठ बोल रहा है, या लैंडलॉर्ड झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। कई बार टेनेंट बोल देते हैं कि इसकी तो बिजनेस रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या फिर इसका तो बिजनेस ही इतना छोटा है कि इसको एक्सपेंड ही नहीं कर सकता, ये यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कहते हैं लैंडलॉर्ड ने नहीं डिसाइड करना, टेनेंट ने डिसाइड नहीं करना लैंडलॉर्ड की पर्सनल नेसेसिटी को। ये लैंडलॉर्ड के ऊपर है कि वो अपनी पर्सनल नेसेसिटी कैसे उसको बता रहा है, और अगर वो जो भी पर्सनल नेसेसिटी बताई है कोर्ट उसको मानेगा और उसके बेस पे उसकी एविक्शन को फाइनली ऑर्डर करेगा। तो ये था हमारा वीडियो। एयर वेंचर्स की जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह की कोई लिटिगेशन फेस कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से वीडियो को सुनिए, दोबारा भी सुनिए, और ये जजमेंट भी आपको आराम से मिल जाएगी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसको पढ़िए, काफी ज्यादा आपके लिए लिटिगेशन में हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।